हेलो स्टूडेंट, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक और लेक्चर नंबर 18। ओके बच्चों, तो इसमें हम लोग देखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस लूप कैसे बनता है बच्चों, एडी करंट लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस को हम कम कैसे करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कम कैसे करते हैं। तो कुल मिला के जो मोटर जनरेटर में लॉसेस होते हैं बच्चों, एक होता है कॉपर लॉस और एक होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस के अंतर्गत बच्चों दो लॉस होते हैं, एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयरन लॉस के अंतर्गत आने वाला हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस को। एडी करंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों भंवर धारा हानि। ओके, तो ये हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, चुंबकीय हिस्टैरिसीस क्या होता है, इस चीज को हम लोग बच्चों इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये है हिस्टैरिसीस लूप, अर्थात इस लूप की सहायता से हम लोग समझेंगे बच्चों कि मशीन में हिस्टैरिसीस लॉस कितना होता है और कैसे होता है और क्यों होता है। तो आज की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लॉसेस के बारे में, और लॉसेस बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों कि आयरन लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो मैं आज की क्लास में इन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं बच्चों मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस अर्थात हिस्टैरिसीस लूप को, और एडी करंट लॉस अर्थात भंवर धारा हानि को। और भी इसमें कुछ मैं मेंशन करने वाला हूं, तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर करने वाला हूं। एक तो दो लॉस हो गए बच्चों, लॉस के साथ में हम लोग कुछ और भी आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो ITI कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी ITI गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो बच्चे, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर, या आप यूपी PGCL TG2 का तैयारी कर रहे हो, टेक्निकल हेल्पर राजस्थान के कर रहे हो, या DRDO हो, DMRC हो, BHL हो, ओके बच्चों, NCL हो, किसी भी प्रकार की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए है। ITI कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यह लेक्चर लिया जा रहा है, क्लास नंबर 18 बच्चों। इससे पहले 17 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप नए हैं इस चैनल में, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि कुछ विद्यार्थी और भी इससे जुड़ सके और पढ़ाई कर सकें। ओके बच्चों, तो यदि आप पहली बार आए इस चैनल में तो क्लास नंबर 18 है ये। इससे पहले मैंने 17 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के आप मेरे चैनल में जब जाएंगे मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में, तो उसमें एक प्लेलिस्ट बनी है बच्चों, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अलग से लेक्चर डले हुए हैं, और जो ITI के रेगुलर क्लासेस चलती हैं कॉलेज के हिसाब से उसका लेक्चर जो है तो अलग डले हुए हैं। तो सेपरेट इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पुराने लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है और ये क्यों होता है और कहां पे होता है। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि मैग्नेटिक जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है बच्चों, ये होता है मोटर में। ओके, मोटर के कोर में होता है। हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है बच्चों, जो उसमें क्या होता है, जब उसमें फ्लक्स जो है तो लिंक करता है, फ्लक्स जो है कोर से क्या करता है, यहां पे मैं बता दूं आप लोग को डायग्राम बना करके, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर हो गया बच्चों, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। जब यहां पे फ्लक्स बनता है और फ्लक्स लिंक करके बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग में जाता है, उस समय इस कोर में जो लॉस होता है, इस कोर में जो हानि होती है बच्चों, उस हानि को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, हिस्टैरिसीस हानि या हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। अब यदि हम लोग बात करें मोटर जनरेटर में, तो मोटर जनरेटर में क्या होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं, खांचों की संख्याएं होती हैं। जब हम लोग मोटर जनरेटर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ये खांचों की संख्याएं जो होती हैं बच्चों, इनको हम लोग कहां पे खांचा बनाते हैं, उसके स्टेटर पार्ट में। तो स्टेटर पार्ट जो बना होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका, कास्ट आयरन का बना होता है। और उसमें क्या होता है बच्चों, जब हम लोग मोटर के केस में देखेंगे कि मोटर के केस में हम लोग सप्लाई जब देते हैं बच्चों RYV, तो क्या होती है सप्लाई, सबसे पहले उसके स्टेटर में जाती है, उसकी कुंडली में जाती है, कुंडली में जाकर के वाइंडिंग में जाकर के करंट कट करती है, तो उसमें एक फ्लक्स बनता है। वो फ्लक्स क्या करता है बच्चों, लिंक करके रोटर वाइंडिंग में जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहां पे भी जो है हमारा क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। और जो उसके कोर के अलावा जो उसके तार में, कॉइल में, वाइंडिंग में, हम तीनों चीजें बोल सकते हैं, है ना, कॉइल में, या हम बोल सकते हैं जो वाइंडिंग होती है बच्चों, ओके, वाइंडिंग में जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को आज मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि कॉपर लॉस कहां पे होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहां पे होता है ना। तो आज हम फिलहाल हिस्टैरिसीस लॉस को डिस्कस करने वाले हैं और भंवर धारा हानि को डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों,
ये मैंने क्या बनाया है, एक लूप बना दिया है। ये लूप तय करेगा बच्चों की उसमें हानि कितनी होगी। ओके, Vmax मतलब है बच्चों कि यहाँ पे जो Vmax लिखा हुआ है वो फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा है ना। फ्लक्स घनत्व डेंसिटी है ना, हमने पढ़ा था फ्लक्स डेंसिटी अर्थात फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा है Vmax, है ना। क्या कर रहा है, फ्लक्स घनत्व की बात कर रहा है, फ्लक्स घनत्व। ओके, और जो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है बच्चों क्या होती है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो फ्लक्स घनत्व है पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पे जो है तो पॉजिटिव है ना। यहाँ पे फ्लक्स घनत्व क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, निगेटिव है। ओके, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। हिस्टैरिसीस लूप ये है बच्चों, ये लाइन जो है हिस्टैरिसीस लूप है। ओके, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये वर्टिकल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हमने एरो दिखाया है ये पॉजिटिव में हमने दिखाया हिस्टैरिसीस लॉस को, और इधर हम लोग क्या बच्चे की लिखे हैं, हिस्टैरिसीस माइनस लॉस को हमने दिखाया है। ये इस डायग्राम में बच्चों यहां 0 से स्टार्ट होगा, और ये हमारी जो कर्व वाली रेखाएं हैं यह तय करेगी कि लूप कितना बन रहा है ना। लूप कितना बड़ा बन रहा है उसके हिसाब से उसमें लॉसेस भी हमें पता चलेगा। इसमें जो फोर्स काम करता है बच्चों कौन सा करता है, निग्रह बल अर्थात कोरेसिव फोर्स कार्य करता है। जब वहां पे मैग्नेटिक लॉसेस होता है बच्चों तो वहां पे एक बल कार्य कर रहा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोरेसिव फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से बोल रहा हूं मैं कि इसमें जो बल कार्य करता है वो कोरेसिव फोर्स कार्य करता है। और जो यहां से यहां तक बच्चों है ना, जो यहां से यहां तक का जो भाग होता है बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण सामर्थ्य अर्थात रिटेंटिविटी होती है। तो ये पार्ट बच्चों, ये बीच का पार्ट, यहाँ का ऊपर का पार्ट हो गया रिटेंटिविटी, ये नीचे का पार्ट हो गया बच्चों निग्रह बल, यहाँ पे फोर्स कार्य कर रहा है। और ये ऊपर जो हमारा डायग्राम है, ये हमारा कर्व जो बन रहा है वो दर्शाएगा कि फ्लक्स घनत्व के अकॉर्डिंग हिस्टैरिसीस लॉस वहां पे कितना हो रहा है। अर्थात लूप ज्यादा बड़ा बनेगा तो लॉसेस ज्यादा होंगे, लूप कम बनेगा छोटा बनेगा तो लॉसेस कम होंगे। वो डिपेंड करेगा बच्चों वहां के मटेरियल पर, जो हम लोग कोर में मटेरियल यूज करते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अर्थात वहां पे हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करें, यदि हम लोग वहां पे सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं बच्चों तो कर्व इसका कम बनेगा। अर्थात वहां पे क्या होगा, उसकी जो फ्लक्स प्रवाहित करने की क्षमता होगी वो ज्यादा होगी तो वहां पे लॉसेस कम होंगे। वहीं कास्ट आयरन करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लूप बनेगा, अर्थात उसमें लॉसेस थोड़ा सा ज्यादा होंगे। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉस मशीन में कितना हो रहा, चाहे वो मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो। ओके, तो ये मैग्नेटिक लॉसेस का जो है तो लूप है बच्चों, इस लूप की सहायता से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसका जो इकाई होती है बच्चों क्या होती है, हिस्टैरिसीस लॉस की इकाई क्या होती है बच्चों, एम्पियर टर्न प्रति मीटर, और फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमने देख लिया। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या कहता है बच्चों, इसका सूत्र भी होता है H बराबर, हिस्टैरिसीस बराबर होता है नंबर ऑफ, N का मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ वाइंडिंग, है ना, उसमें कुंडली कितनी है, उसमें करंट कितनी है, और उसमें जो है तो फ्लक्स कितनी जा रही है। ओके, लंबाई के अकॉर्डिंग। तो क्या कहता है, यदि किसी आयरन की कोर को मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। क्या कहता है बच्चों कि जब किसी आयरन कोर को, जब किसी कोर को हम लोग क्या करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। फिर क्या कहता है आगे कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स पूरा हटाने पर भी उसमें कुछ चुंबक के गुण मौजूद रह जाते हैं, उसे चुंबकीय हिस्टैरिसीस या मैग्नेटाइजिंग हिस्टैरिसीस कहते हैं, या हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसको मैं लिख लेता हूं। ओके, लिख के समझ लेते हैं इसको क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट है, यदि किसी आयरन मतलब लोहा है ना, आयरन की कोर जैसे मैंने अभी बताया था ट्रांसफार्मर में, कोर को चुंबकीय बल दिया जाए, है ना, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो उसे हम बोलेंगे हिंदी में चुंबकीय बल देते हैं तो वह क्या होता है बच्चों, वह चुंबकित होने लगता है ना। चुंबकीय बल जब देंगे तो वह चुंबकित हो जाता है। होता क्या है बच्चों, जब किसी आयरन की कोर में चुंबकीय बल देते हैं तो वह क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। ओके, आगे क्या कहता है, चुंबकीय फोर्स हटाने पर चुंबकीय
बल, ओके, चुंबकीय बल हटाने पर भी उसमें कुछ चुंबक के गुण मौजूद रह जाते हैं, चुंबक के गुण मौजूद रह जाते हैं, उसे चुंबकीय मतलब हिस्टैरिसीस, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस अर्थात बोलेंगे हम लोग चुंबकीय हानि, या हम लोग बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो क्या होता है कि जब किसी आयरन की कोर को चुंबकीय बल देते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र चुंबकित हो जाता है, मतलब उसमें मैग्नेटिज्म हो जाता है। चुंबकीय बल हटाने पर भी उसमें कुछ चुंबक के गुण मौजूद रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं या चुंबकीय हानि कहते हैं। मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा समझा दूं, यहाँ पे क्या कह रहा है पॉइंट, ये कह रहा है बच्चों कि यदि हम लोग क्या करें, ट्रांसफार्मर की कोर में हमने क्या किया, सबसे पहले करंट दिया, फ्लक्स बनी, वो फ्लक्स लिंक करी, सेकेंडरी वाइंडिंग में गई। अब हम क्या करें, ये लाइन क्या कह रही है कि हम यहां से करंट देना बंद कर दें बच्चों, यहां से करंट देना बंद कर देंगे, तब भी क्या होगा, कुछ ना कुछ यहां पे क्या होगा बच्चों, फ्लक्स रह जाता है, कुछ वहां पे फ्लक्स बना रहता है। वही क्या करता है बच्चों, जब हम वापस से करंट देते हैं बाद में, तो वो फ्लक्स क्या करता है, आने वाले फ्लक्स को क्या करता है ना, रोकता है या लॉस कराता है। उसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अर्थात जब हम करंट देते हैं तो उसमें फ्लक्स बनती है, और फ्लक्स लिंक करके जाती है और इस कोर में प्रवाहित हो रही होती है। पर जब हम लोग करंट देना बंद कर देते हैं, इसके बाद भी उसमें जो फ्लक्स रह जाती है वही क्या करती है बच्चों कि नई फ्लक्स को जो है तो नष्ट करती है। उसी लॉस को हम लोग बोलते हैं बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों कि आयरन की कोर में मौजूद रह गए चुंबकीय फ्लक्स को अवशिष्ट चुंबक भी कहते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, आयरन मतलब लोहा है ना, आयरन की कोर में मौजूद रह गए है ना, जो कुछ रह जाते हैं, रह गए चुंबकीय फ्लक्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम लोग करंट हटा देते हैं, इसके बाद भी क्या रहता है, उसमें कुछ ना कुछ जो है तो चुंबकीय फ्लक्स बच जाता है ना। चुंबकीय फ्लक्स, आयरन की कोर में मौजूद रह गए चुंबकीय फ्लक्स को अवशिष्ट चुंबक है ना, अवशिष्ट चुंबक मतलब खराब चुंबक हम लोग बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबक है ना। यही चुंबक क्या करता है, फिर बाद में जो फ्लक्स आती है ना उसको नष्ट करता है, उससे हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अवशिष्ट चुंबक, या हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको बच्चों, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या, रेसिडुअल, ओके, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ओके, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। ओके, कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आयरन की कोर में मौजूद रह गए चुंबकीय फ्लक्स को अवशिष्ट चुंबक या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि कोर में बचा हुआ चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाता है, तो हमको आंसर में टिक करना पड़ेगा अवशिष्ट चुंबक या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ओके, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहलाता है। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा जो है तो हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या कहता है बच्चों कि किसी
किसी भी कोर में होता है। किस कोर में होता है? जहां पे हम लोग फ्लक्स प्रवाहित कराते हैं, वो हमारे ट्रांसफार्मर में भी होता है, मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है ना। जहां पे फ्लक्स का जो है तो प्रवाह होता है, उस कोर में क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अब मैं बता दूं आप लोग को कि ये जो लूप जितना बड़ा होगा लॉस उतना ही ज्यादा होगा, लूप जितना छोटा होगा उतना ही लॉस कम होगा। डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा कि वो जो कोर है वो किस पदार्थ का बना हुआ है। वो कास्ट आयरन का है, सिलिकॉन स्टील का है, एलॉय का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, किसका बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से उसमें लॉसेस होंगे। ओके बच्चों, लास्ट एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है। एक और पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि यदि किसी पदार्थ की ओके, यदि किसी पदार्थ की रिटेंटिविटी, ओके, कल हमने पढ़ा था, कल परसों क्लास में, रिटेंटिविटी ज्यादा होती है तो उस पदार्थ पर, है ना, उस पदार्थ में, सॉरी, है ना, उस पदार्थ में अवशिष्ट चुंबक ज्यादा होता है। मतलब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। अवशिष्ट, है ना, अवशिष्ट चुंबक ज्यादा होता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी लाइन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कहता है कि यदि किसी पदार्थ की रिटेंटिविटी ज्यादा होती है तो उस पदार्थ में अवशिष्ट चुंबक अर्थात जो है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो होता है बच्चों, वो उसका मान ज्यादा होता है। मतलब अवशिष्ट चुंबक जो होगा वो बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो हमने देख लिया बच्चों कि ये चीजें होती हैं हिस्टैरिसीस लॉस में। अब हिस्टैरिसीस लॉस में क्या कर रहे हैं हम? क्या कहता है कि आयरन की कोर में मौजूद अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? उसे उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोसिव फोर्स बोलते हैं। इस कोरोसिव फोर्स की बात कर रहा है वो, है ना। तो एक पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं लास्ट में। क्या कहता है कि आयरन की कोर में मौजूद आयरन की कोर में मौजूद अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए उसे उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब होता है बच्चों चुंबकीय बल, है ना। मैंने कहीं पे लिखा है ये चुंबकीय बल होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स अर्थात चुंबकीय बल, है ना, देते हैं जिसे, है ना, जिसे कोरेसिव फोर्स कहते हैं। कोरेसिव ये वाला, है ना, जिसे कोरेसिव या निग्रह बल कहते हैं। कोरेसिव फोर्स कहते हैं। ओके बच्चों, ये लास्ट पॉइंट था। आयरन की कोर में मौजूद अवशिष्ट चुंबक को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए उसे हम क्या करते हैं बच्चों? उसे उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स अर्थात चुंबकीय बल देते हैं, जिसे हम लोग निग्रह बल कहते हैं। अगर किसी कोर में अवशिष्ट चुंबक, खराब चुंबक जो है ज्यादा बच जाता है ना, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा बच जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों?
निग्रह बल अर्थात कोरेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं। उल्टी दिशा में मैग्नेटाइजिंग बल हम जब उसमें देंगे, है ना, चुंबकीय बल जब हम उसमें देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों कोरेसिव फोर्स, जो कि क्या करेगा, अवशिष्ट चुंबक को खत्म कर देता है। ओके, तो ये रहा हमारा जो है तो बच्चों मैग्नेटाइजिंग हिस्टैरिसीस अर्थात हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है बच्चों, उसकी यूनिट आप लोग को बहुत देखना जरूरी है, जानना जरूरी है, और उसकी यूनिट के साथ साथ में उसके फॉर्मूले को हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है बच्चों, उसको हम लोग लिखते हैं H, और जो H बराबर होता है बच्चों, है ना, हिस्टैरिसीस लॉस को हम लोग कैसे लिखते हैं, है ना, या तो हम लोग जो है तो हिस्टैरिसीस लॉस को पीएच लिख देंगे बच्चों। ओके, पीएच लिख देंगे, ये डब्ल्यू एच भी लिख सकते हैं। ओके, तो पीएच बराबर क्या होता है बच्चों के एन बी मैक्स 1.5 एफ वी। ओके, तो ये हो जाता है हमारा मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस लॉस, और इसकी जो इकाई होती है बच्चों किस में होती है, वाट में होती है, क्योंकि ये क्या करता है, मशीन में लॉस कराता है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों पीएच बराबर के एन। ओके, के एन वी मैक्स 1.6 एफ वी लिखते हैं, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये कैसे काम करता है, डब्ल्यू ई प्रोपोर्शनल काम करता है वी मैक्स 1.6 के फॉर्म में काम करता है। इसका एक्चुअल में जो ओरिजिनल फार्मूला है बच्चों यही है। ओके, के एन बी मैक्स, ओके, 1.6 ऊपर लिखा होता है और एफ और वी होता है, यही होता है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला। ओके, यही होता है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट अब देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक को, ये हिस्टैरिसीस लॉस हमारी खत्म हो गई है लगभग। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं रिटेंटिविटी क्या होती है ना, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग जो है तो भंवर धारा हानि को, भंवर धारा हानि क्या होती है। ओके बच्चों, तो नए अगर इस चैनल में आप हैं, पहली बार आए हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे आपके दोस्तों का भी भला हो सके, है ना, वो भी कुछ सीख सके, यहाँ से पढ़ सके बच्चों। और मेहनत खूब करिएगा बच्चों, है ना, हम यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो लेक्चर बनाने के लिए बहुत हमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत के साथ हम लोग जो है तो एक डेडिकेशन के साथ में हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों। जितना आप लोग पढ़ाई नहीं करते उससे ज़्यादा हम लोग आपको पढ़ाने में मेहनत करते हैं, तब जाके एक लेक्चर रेडी होता है आप लोग को पढ़ने के लिए। तो आप लोग जो है तो एकदम डेडिकेशन के साथ में अपने एम को लेकर के आप ये समझिए बच्चों कि यदि आपकी नौकरी लग जाती है तो आप फ्यूचर में बहुत आगे निकल जाएंगे, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, साथ में आपकी एक इज्जत मिलेगी और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अर्थात नौकरी पाने के बाद बच्चों अपनी लाइफ जो होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है ना, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए बच्चों यह एक मोटिवेशन के तौर पर मैं बोल रहा हूं आप लोग को कि आप लोग को जो है तो रुकना नहीं है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रुक जाता है, जो कुछ नहीं करता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। यदि आप कुछ करेंगे तो कुछ नहीं, है ना, जीरो नहीं तो कुछ आपको मिलेगा, या किसी न किसी लेवल में तो आप जाएंगे। तैयारी अवश्य करिए और इन क्लासों को डेडिकेशन के साथ में, है ना, मेहनत करिए और पढ़ाई करिए बच्चों। और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप नोट्स में लिखिए, कॉपी में नोट्स बनाइए और उनको लिखिए और उसको कॉपी से रिवीजन करिए, क्योंकि वीडियो को बार बार आप नहीं देख सकते हैं। वीडियो को हर बार देखेंगे टाइम वेस्ट होगा। वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ इंस्टेंटली चाहिए तो आप तुरंत अपनी नोट्स को पलटेंगे और आपको चीजें मिल जाएंगी बच्चों। तो ये आपको क्लास जो है तो बहुत मेहनत से मिलती है, तो आप लोग जो है तो आप भी मेहनत करेंगे अपनी क्लास को लेकर के। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बच्चों रिटेंटिविटी क्या होती है। अभी हमने नीचे देखा था रिटेंटिविटी को, तो हम लोग देख लेते हैं रिटेंटिविटी क्या होती है फटाफट। ओके, रिटेंटिविटी, ओके, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों साधारण सामर्थ्य। इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वैसे तो, है ना, और आज हम लोग फिर देख लेते हैं साधारण
सामर्थ्य। ओके, ये क्या कहता है बच्चों? साधारण सामर्थ्य। इसकी परिभाषा देखेंगे और इसका सूत्र देखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे, इतना ही है। ये क्या कहता है? अवशिष्ट फ्लक्स के कारण, है ना, अवशिष्ट फ्लक्स के कारण हिस्टैरिसीस का मान शून्य होकर भी Vmax मान, है ना, Vmax का मान शून्य नहीं होता है। यह गुण क्या कहलाता है बच्चों? सामर्थ्य या रिटेंटिविटी कहलाता है। ओके, क्या कहता है? अवशिष्ट, ओके, अवशिष्ट फ्लक्स के कारण, अवशिष्ट फ्लक्स के कारण हिस्टैरिसीस लॉस, ओके, हिस्टैरिसीस लॉस का मान शून्य होकर भी Vmax का मान शून्य नहीं होता है। यह गुण साधारण सामर्थ्य या रिटेंटिविटी कहलाता है। ओके बच्चों, ये हो गया इसकी परिभाषा। रिटेंटिविटी क्या कहती है कि अवशिष्ट फ्लक्स जो होता है, जो बचा हुआ खराब चुंबक जो बचा हुआ रहता है, उसके कारण जो हिस्टैरिसीस लॉस का मान शून्य होकर भी शून्य नहीं होता है। मतलब उस समय क्या होना चाहिए? जब हम डिस्कनेक्ट कर दिए हैं तो शून्य हो जाना चाहिए, इसके बाद भी शून्य नहीं होता है। वो Vmax में कुछ ना कुछ मान उसका जो है तो बचा रहता है, शून्य पूरा नहीं होता है। इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? साधारण सामर्थ्य या रिटेंटिविटी कहते हैं। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। तो रिटेंटिविटी जो होती है बच्चों, साधारण सामर्थ्य जो होता है, उसका सूत्र क्या होता है? रिटेंटिविटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, ओके, वो होता है, ओके, वो होता है फ्लक्स, है ना। रिटेंटिविटी का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों फ्लक्स और क्षेत्रफल। ओके, फ्लक्स और क्षेत्र, एरिया की बात वो करता है। ओके, इसकी हम अगर इकाई की बात करें बच्चों, तो इसकी इकाई क्या होती है? हम लोग बात करेंगे, है ना, वेबर। ओके, वेबर मीटर स्क्वायर। ओके, वेबर मीटर होती है। इसकी इकाई क्या होती है? वेबर मीटर होती है। ये हमेशा आप लोग को जो है याद रखना है। जो हमने निग्रही बल देखा था, है ना, कोरेसिव फोर्स जो हमने देखा था बच्चों, उसकी जो इकाई होती है क्या होती है? निग्रह बल या कोरेसिव फोर्स की जो यूनिट होती है वो भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो क्या होती है बच्चों? एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ओके, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, हमने कोरेसिव फोर्स के साथ साथ हमने हिस्टैरिसीस लॉस देखा था। तो हमने हिस्टैरिसीस लॉस क्या देखा था हमने बच्चों? हिस्टैरिसीस, है ना, लॉस बराबर हमने क्या देखा था? Kn Vmax 1.6 FV। तो ये तीनों चीजें मैंने यहां पे लिखवा दिया जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि हमारे पास में जो है तो हिस्टैरिसीस लॉस के कारण और मशीनों में कहां कहां क्या क्या चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जो है थ्योरी को समझ लेते हैं हिस्टैरिसीस लॉस के। ओके, तो हिस्टैरिसीस लॉस में क्या होता है बच्चों? हमारे पास में हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है उसमें 2-3 पॉइंट और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। ये तो हमारा रिटेंटिविटी हो गया। अब रिटेंटिविटी के बाद वापस से आ जाते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस में। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों हमारे भंवर धारा हानि को। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या कहता है कि हिस्टैरिसीस लॉस के कारण मशीन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, इससे मशीन का तापमान बढ़ता है, पावर लॉस होती है, इससे मशीन की क्षमता कम हो जाती है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे हिस्टैरिसीस लॉस में? हिस्टैरिसीस लॉस में पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों
हिस्टैरिसीस लॉस में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस के कारण, है ना, इस हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होता है बच्चों कि ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, मशीन में क्या होती है बच्चों, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा, है ना, उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है बच्चों, जिसके कारण इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मशीन गर्म होती है और उसकी दक्षता कम हो जाती है, दक्षता कम हो जाती है, अर्थात हम इसको बोलते हैं बच्चों इफिशियंसी। ओके, क्या बोलते हैं हम लोग दक्षता को, क्या बोलते हैं बच्चों, उसकी इफिशियंसी, काम करने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, इफिशियंसी जो होती है बच्चों वो क्या होती है, कम हो जाती है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस के कारण मशीन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, मशीन गर्म होती है, जिसके कारण उस मशीन की दक्षता कम हो जाती है। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप लोग को उसको नोट डाउन करना। क्या कह रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस के कारण मशीन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण उस मशीन की दक्षता कम हो जाती है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस डीसी सप्लाई में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है बच्चों वो डीसी सप्लाई में नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में आता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि हिस्टैरिसीस लॉस कहां पर होता है। ऑप्शन में रखेगा एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमको क्या करना है कि हिस्टैरिसीस लॉस केवल एसी सप्लाई में होता है, डीसी में नहीं होता है बच्चों। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एसी सप्लाई में, एसी सप्लाई में हिस्टैरिसीस लॉस होता है। ओके, तो ये एग्जाम में यहां से पूछ लेता है। दक्षता कब कम होती है, क्योंकि वो गर्म होती है हमारी मशीन, है ना, हमारा कोर, जैसे ट्रांसफार्मर गर्म होता है, मोटर जनरेटर गर्म होती है, तो उसकी दक्षता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण होता है बच्चों, हिस्टैरिसीस लॉस के कारण। ओके, आगे देखते हैं। यदि किसी आयरन कोर को एसी सप्लाई देते हैं या उससे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो केवल तब ही उसमें क्या होता है बच्चों, हिस्टैरिसीस लॉस होता है, अर्थात एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ऐसे पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसका हिस्टैरिसीस फैक्टर कम होता है, अर्थात लूप जिसमें कम बनता है, अतः इसके लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस को, है ना, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, ओके, कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का, ओके, सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों पॉइंट जो है आपके एग्जाम में 100% कोई ना एक पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट आएगा। इसको आप लोग को नोट डाउन करना है, बकायदा पॉइंट बना बना के नोट्स में आप लोग इसको हाईलाइट करके लिख लीजिए, मार्कर चला लीजिए। इसको आपको एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना है। हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या होता है बच्चों, मशीन में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण दक्षता कम हो जाती है। डीसी सप्लाई में जो है तो हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है, केवल एसी में होता है। और हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट है बच्चों एयर, हवा में हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। एक और पॉइंट हम लोग लिख लेंगे कि जो एयर कोर होती है, एयर कोर होती है बच्चों, हवा में भी कोर बनती है ना, एयर कोर होती है, उसमें एयर कोर में, है ना, एयर कोर में हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। हिस्टैरिसीस, है ना, हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। ओके, तो जो हमारे पास में एयर कोर होता है बच्चों, उसमें भी जो है तो हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा बच्चों जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड लग जाएगा, है ना। अभी हम लोग क्या है कि अभी बेसिक स्टार्ट किए हैं, तभी हमारे पास सिंपल हम लोग पढ़ा रहे हैं, आने वाले समय में डिजिटल बोर्ड लगेगा तो मैं हिस्टैरिसीस कोर क्या होता है उसको 3D पिक्चर में मैं दिखाऊंगा। इन सारी चीजों को मैं जो है तो उसमें आप लोग को 3D पिक्चर करके दिखाया करूंगा। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब होता है बच्चों कि जहां पे हम केवल वाइंडिंग करते हैं, कोर नहीं करते हैं,
उस जगह पे भी क्या होता है, लॉसेस होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एयर कोर। एयर कोर के कारण वहां पे क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस का जो है तो एक कर्व बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डीसी सप्लाई और एयर कोर में कोई भी हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। ओके, एयर कोर में क्या होता है बच्चों, लॉस कितना होता है, हम बात करें एयर कोर की तो क्या होगा, जो उसका जो है तो लूप जो बनेगा ना बच्चों, जो उसका लूप बनेगा ना बच्चों बहुत छोटा बनेगा, है ना, मतलब बहुत छोटा बनेगा, जीरो नथिंग के बराबर, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों एयर कोर। ओके, यदि हमारा कोर बड़ा बन रहा है ना, यदि हमारा कोर क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, तो उसमें लॉसेस हो रहे हैं। ये एयर कोर जो है बहुत छोटा बनेगा, लगभग जीरो के बराबर होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एयर कोर में कोई भी जो है तो लॉस नहीं होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कंप्लीट। अब हम लोग देखने वाले हैं भंवर धारा हानि को। ओके, तो भंवर धारा हानि देख लेते हैं बच्चों क्या कहता है ना। हमने रिटेंटिविटी भी देख लिया, हिस्टैरिसीस लॉस भी देख लिया, कंप्लीट कर लिया हमने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों आपके पूरे पावर सिस्टम में, पूरा है ना, डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर, सब में ये काम में आएगा, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है हिस्टैरिसीस लॉस को। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों भंवर धारा हानि। ओके, भंवर धारा हानि। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ईडी है ना, ईडी करंट लॉस। ओके, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, भंवर धारा हानि। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ हम लोग एन रख देंगे और एक तरफ हम लोग क्या करेंगे बच्चों एस रख देंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे है ना भंवर धारा हानि का डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारे पास में एन हो गया है, एस हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके, कि बहुत सारी हमने यहाँ पे कोर लगा दी है बच्चों, है ना। ये हमने क्या की है, बीच में एनएस पोल के बीच में हमने क्या कर दिया, कोर रख दिया है। ओके, अब होगा क्या बच्चों कि इन सभी में क्या होगा, जब फ्लक्स इससे जाएगी तो इस कोर को क्या करेगी बच्चों, है ना, इस कोर को क्या करेगी, कट करेंगी, जिससे क्या होगा, इसमें जो है तो हिस्टैरिसीस को अपना एडी करंट लॉस होगा। वो कैसे होता है फटाफट इसको समझ लेते हैं। तो यदि किसी आयरन की कोर को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो वह चुंबकीय फ्लक्स को कट करती है, इससे उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है और करंट प्रवाहित होने लगता है। यह करंट बहुत सारे बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, इसलिए इसे भंवर धारा हानि कहते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले फटाफट हम इनके पॉइंट को लिख लेते हैं, फिर हम लोग एक साथ समझ लेंगे। ओके, क्या कहता है कि यह बहुत सारे, ओके, यह बहुत सारे बंद परिपथ से ओके, बंद परिपथ से प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, इसलिए इसे भंवर धारा हानि, है ना, भंवर धारा हानि कहते हैं। ओके, भंवर धारा हानि कहते हैं। होता क्या है बच्चों कि जब भी हम क्या करते हैं कि कई कॉइल को एक साथ हम लोग जब रखते हैं और उसमें एन से एस की ओर क्या जाएंगी, फ्लक्स जाएंगी, और ये फ्लक्स जब जाएंगी बच्चों तो क्या करेंगी, उस कोर को कट करेंगी, तो उसमें क्या बनेगा, एक ईएमएफ बन जाएगा। उस ईएमएफ के कारण जब वह धारा क्या करेगी, पूरे कोर में प्रवाहित होगी, तो यह बहुत सारे बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, भंवर धारा हानि कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होता है बच्चों, कोर में I2R लॉस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसके कारण मतलब भंवर धारा हानि के कारण, है ना, भंवर धारा हानि के कारण बच्चों क्या होता है, कोर में आई स्क्वायर आर, है ना, आई स्क्वायर आर लॉस होता है। ओके, अर्थात क्या होता है बच्चों, इसमें भी पावर लॉस होता है। इससे भंवर धारा, है ना, इसे क्या कहते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, इसे भंवर धारा हानि कहते हैं, भंवर धारा हानि कहते हैं। ओके बच्चों, तो क्या कह रहा है कि इसके कारण जो कोर में आई स्क्वायर आर लॉस होता है, इसे भी हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भंवर धारा हानि कहते हैं। अर्थात भंवर धारा हानि के कारण ही क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होता है, उस कॉइल में आई स्क्वायर आर लॉस होता है। ओके, अब क्या कहता है बच्चों, थर्ड पॉइंट, कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, कोर को, है ना, कोर को, है ना, जो कोर होती हैं वो किसकी बनी होती है बच्चों, पट्टियों की बनी होती हैं। तो कोर को हम लोग क्या करते हैं, 0.5 mm की क्या करते हैं, पतली पतली प्लेट काटते हैं ना, 0.5 mm की, है ना, 0.5 mm मोटाई की पतले पतले टुकड़े वाली, है ना, पतले टुकड़े वाली, हाँ, टुकड़े बोल सकते हैं, टुकड़े वाली, है ना, पतले पतले टुकड़े वाली, है ना, है ना, पतले पतले टुकड़े वाली कुचालक प्लेट बनाकर उसमें क्या करते हैं बच्चों, फिर वर्निश, है ना, अर्थात उसमें वार्निश का मतलब होता है बच्चों पेंट, है ना, पेंट करके उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, तो क्या कहता है, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कि 0.5 mm की मोटाई पर पतले पतले क्या करते हैं, टुकड़े करके, है ना, पट्टियां बना के, कुचालक प्लेट बना करके उसमें वार्निश मतलब पेंट करके उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, भंवर धारा हानि कम हो जाती है। इन सभी लेमिनेशन को जोड़ करके क्या करते हैं बच्चों, कोर बनाते हैं, है ना। हम पतली पतली पट्टियों को हम लोग क्या करते हैं, इकट्ठा जोड़ करके एक साथ रख करके हम क्या बनाते हैं बच्चों, कोर बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक ये 0.5 mm की हो गई, फिर एक और रखेंगे यहाँ पे 0.5, फिर और रखेंगे, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, एक के दूसरे के ऊपर रख के क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कोर बना लेते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हम लोग क्या कहते हैं कि इन सभी लेमिनेटेड कोर को हम उपयोग करके क्या करते हैं, एक हम बड़ा सा कोर बना लेते हैं। ओके, अब आगे क्या कहता है बच्चों, कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए एक और पॉइंट हम लिखेंगे, कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए लेमिनेटेड कोर की मोटाई 0.35 से 0.5 तक रखते हैं। ओके, जो उसमें क्या बोलते हैं बच्चों, लेमिनेशन करते हैं, या हम लोग जो पेंट करते हैं बच्चों, उनकी जो मोटाई होनी चाहिए पेंट की, कितनी होनी चाहिए, 0.35 से, है ना, या लेमिनेशन जो करते हैं उसकी जो मोटाई होनी चाहिए 0.35 से 0.5 mm तक होनी चाहिए, और जो कोर की मोटाई होनी चाहिए बच्चों 0.5 mm होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भंवर धारा हानि। अब इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सूत्र लिखेंगे एडी करंट। ओके, एडी करंट लॉस का जो सूत्र होगा बच्चों क्या होगा, वो हम लिखेंगे, ठीक है, वो क्या लिखेंगे बच्चों, WE, है ना, WE बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, के बी मैक्स, ओके, बी मैक्स स्क्वायर F स्क्वायर टी स्क्वायर वी, ये हमारा होगा बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है हमारे भंवर धारा हानि का सूत्र। वहीं पे हम लोगों ने देखा था बच्चों
है ना, हम लोगों ने देखा था HE बराबर हम लोग देख सकते हैं या pH बराबर देख सकते हैं कि Bmax 1.6 FT, ये हमने देखा था किसका बच्चों, हिस्टैरिसीस लॉस का। किसका, हिस्टैरिसीस लॉस का। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ऊपर का एडी करंट का है, नीचे का हिस्टैरिसीस का। इन दोनों को याद रखना, एग्जाम में दो में से कोई एक पूछ लेगा। ओके, पूछेगा एडी करंट का सूत्र बताइए, तो एडी करंट का सूत्र कौन सा होता है बच्चों, ऊपर वाला होता है। पूछ लेगा हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र क्या होता है, आप लोग याद रखना 1.6 जो होता है बच्चों वो हिस्टैरिसीस में होता है, और जो स्क्वायर होते हैं बच्चों वो एडी करंट लॉस में होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। लास्ट पॉइंट एक और लिख लेते हैं कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कोर को लेमिनेटेड रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भंवर धारा हानि को, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए कोर को क्या करते हैं बच्चों, लेमिनेटेड करते हैं ना। लेमिनेटेड मतलब उसमें लेमिनेशन चढ़ाते हैं, है ना, लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेशन करना या पेंट करना आप लोग समझ सकते हैं, है ना, लेमिनेशन चढ़ाते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। लेमिनेशन की जो मोटाई होनी चाहिए बच्चों हमने देख लिया है कि 0 पॉइंट कितना, ये लिखा हुआ 0.35 से 0.5 mm के बीच में होनी चाहिए। ये एग्जाम में आ जाता है कि कोर में लेमिनेशन जो करते हैं तो लेमिनेशन की मोटाई कितनी होती है, तो हम लोग को याद रखना बच्चों 0.35 से 0.5 के बीच में जो है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेमिनेशन करते हैं। तो ये रहा भंवर धारा हानि बच्चों। भंवर धारा हानि में क्या कहता है कि जब किसी कॉइल में हम लोग फ्लक्स को प्रवाहित कराते हैं, NS पोल है तो N से S की ओर क्या जाएगा बच्चों, फ्लक्स। तो फ्लक्स कट करेगा उसकी कॉइल में, तो कॉइल में क्या होगा, एक फ्लक्स एक EMF बनेगा। उस EMF के कारण जब इसमें धारा प्रवाहित होती है, क्या कहता है, बहुत सारे बंद परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एडी करंट लॉस कहते हैं। इसके कारण I2R लॉस होता है, यह भंवर धारा के अंतर्गत आता है। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि पतले पतले प्लेट को हम लोग क्या करते हैं 0.5 mm की मोटाई से काट करके फिर जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बनाते हैं। ओके, और पेंट जो उसमें वर्निश जो करते हैं उसकी जो परत होती है 0.35 से 0.5 mm के बीच में होनी चाहिए। और जो एडी करंट लॉस का जो सूत्र होता है वो K मैक्स है ना, K मैक्स F²T²V होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये होता है बच्चों हिस्टैरिसीस लॉस का सूत्र। और भंवर धारा हानि को कम करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं, जिससे एडी करंट लॉस हमारी क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तो ये रहा हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। हम दोनों लॉसों को आराम से पढ़ लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों नया एक टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, चुंबकीय पदार्थ देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चुंबकीय पदार्थ देखने के बाद जो है हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ कैसे काम करता है। तो ये आखिरी हमारा पॉइंट है आज का। लगभग 15 मिनट 10 मिनट और लगेंगे बच्चों। चुंबकीय पदार्थ, ओके, चुंबकीय पदार्थ, किसमें चुंबक का प्रवाह हो सकता है, किसमें चुंबक बनते हैं, उस चीज को हम लोग को देखना है। तो चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, इस चीज को हम फटाफट देख लेते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो नंबर 1 होता है अनुचुंबकीय पदार्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग को याद रखना है, अनुचुंबकीय पदार्थ। सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। थर्ड है लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके बच्चों, तो ये तीनों पदार्थ हमारे पास में होते हैं। 3 प्रकार के मटेरियल होते हैं। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे 3 प्रकार के। कौन कौन से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय। 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन तीनों प्रकार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी लिख लेते हैं। तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग
पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, मटेरियल। दूसरा होता है बच्चों डाई मैग्नेटिक मटेरियल, डाई मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। हालांकि मैं इसको बाद में लिखने ही वाला था, लास्ट में हम लोग लिखेंगे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। लौह चुंबक क्या बोलते हैं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। हम इन तीनों को एक बारी बारी से हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में बच्चों। हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ओके। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पहले प्रकार को देख लेते हैं फटाफट बच्चों कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, ओके। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है बच्चों वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ भी हम लोग देखेंगे, उसके टाइप्स भी होते हैं, नर्म लौह चुंबक और कठोर लौह चुंबक, तो हम देखेंगे लास्ट में। अनुचुंबकीय पदार्थ सबसे पहले देख लेते हैं, है ना। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या कहता है बच्चों कि ये, ओके, ये चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं, बहुत कम, ओके, बहुत कम आकर्षित होते हैं, ओके। ये बहुत कम आकर्षित होते हैं, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ कम होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत कम, 1 से भी कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चीज को आप लोग याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसकी चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है। तो हम बताएंगे बच्चों कितनी, 1 से कम होती है, कितनी, 1 से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कौन से होते हैं बच्चों पदार्थ, ये कौन कौन से पदार्थ होते हैं हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण के तौर पर देखेंगे बच्चों। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर ये होते हैं बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, है ना, एल्युमिनियम हो गया। फिर हम लोग देखेंगे कि एयर हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, प्लेटिनियम हो गया, फिर O2 हो गया, है ना, कार्बन ऑक्सीजन हो गया, टिन हो गया, ओके, टिन, ओके, टिन आदि। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, आदि, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, ओके। हम लोग सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना है, ओके। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इंग्लिश में हम लिखते हैं इसको डाईमैग्नेटिक मटेरियल, ओके। तो क्या कहता है, ये चुंबक के द्वारा, है ना, ये चुंबक के द्वारा, है ना, ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, मतलब दूर जाते हैं। ये चुंबक को अट्रैक्ट नहीं करते, उससे दूर भगते हैं। ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिकर्षित होते हैं, चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों, इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता जो है तो 1 से ज्यादा होती है, सॉरी, है ना, ये इसको हम लोग करेक्ट करेंगे। ये चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता, है ना, इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता, है ना, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता कम होती है, लगभग, है ना, इसको हम लिख सकते हैं लगभग
कितनी होती है? लगभग 1 से कुछ ज़्यादा होती है। ओके, ज़्यादा होती है, ये सही है। ये चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होते हैं, पर बहुत कम आकर्षित होते हैं। इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों? कम होती है, लगभग 1 से थोड़ा सा ज्यादा होती है, 1 के आसपास या 1 से थोड़ा ज्यादा, जो कि एल्युमिनियम, एयर, सोडियम, प्लेटिनियम है ना, ऑक्सीजन, टिन आदि होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं बच्चों? ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं और है ना, और ये इनकी जो चुंबकशीलता होती है बच्चों, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता है ना, क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता, इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। ओके बच्चों, तो हम देखेंगे पहले वाले में क्या है, लगभग 1 या 1 से थोड़ा सा अधिक होती है, और इसमें क्या होती है बच्चों? 1 से कम होती है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से मटेरियल हैं, हम उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, कौन कौन से हैं। उदाहरण में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में क्या है बच्चों? जिंक है। ओके, क्या है? जिंक है, कॉपर है, जिंक हम लोग हिंदी में लिखेंगे जिंक। ओके, जिंक हो गया, फिर कॉपर हो गया बच्चों, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉपर लिखेंगे। ओके, ये हो गया कॉपर। फिर हम लोग लिखेंगे सिल्वर, मतलब चांदी, सिल्वर। गोल्ड मतलब सोना, यानी Cl मतलब नमक। पानी, ओके बच्चों, पानी जिसे हम लोग वाटर बोलेंगे, है ना, यानी Cl को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं नमक। ओके, फिर हम लोग लिखेंगे वाटर मतलब पानी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आदि। तो बच्चों, जो हमारे पास में प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं जिसमें कोई चुंबक का प्रभाव ही नहीं होता है, ये चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता 1 से भी कम होती है। उदाहरण के तौर पर जिंक, कॉपर, है ना, सोना, चांदी, नमक, पानी, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि, ये होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ओके बच्चों, तो हमने दो चुंबक को देख लिया। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, यहीं पे हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या? लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है बच्चों? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? हम लिखेंगे ये चुंबक के द्वारा, ये चुंबक के द्वारा बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। ओके, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता हजारों में होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। ओके, हजारों में होती है। ओके, इनकी अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों? हजारों में होती है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमेशा जो कोर बनाई जाती है लोहे की बनाई जाती है, क्योंकि उसमें चुंबकशीलता ज्यादा होती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से मटेरियल हैं। तो उदाहरण में नंबर 1 आयरन, ठीक है, लोहा, ठीक है, हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? लोहा। इसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है। फिर हम लोग लिखेंगे निकिल, निकिल। ओके, निकिल। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों कोबाल्ट, 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 ठीक है। तो ये सारे जो धातुएं होती हैं, है ना, ये धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों? लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाती हैं। इनकी चुंबकशीलता हजारों में होती
है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बच्चों लास्ट, ये जो लौह चुंबक होता है बच्चों, ये जो लौह चुंबक होता है वो दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा होता है बच्चों? नर्म लौह चुंबक, नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ। ओके, और दूसरा होता है बच्चों, दूसरा होता है कठोर चुंबकीय पदार्थ, है ना, कठोर चुंबकीय पदार्थ। तो ये जो हमारे पास में कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, दो प्रकार का होता है। उनके दोनों प्रकार को पढ़ लेते हैं फटाफट और आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मेनली तीन प्रकार के होते हैं। इन तीनों प्रकार को हमको याद रखना है बच्चों, है ना। जो पहला होता है उसकी जो चुंबकशीलता होती है वो एक से थोड़ा सा ज्यादा होती है। जो दूसरा होता है बच्चों उसकी चुंबकशीलता क्या होती है? एक से कम होती है। और जो तीसरा होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, की चुंबकशीलता हजारों में होती है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ जो दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक क्या होता है बच्चों? नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे बच्चों कि इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च होती है। क्या? इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब इसके सारे पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं। नंबर एक क्या कहता है बच्चों? नंबर एक क्या कहता है? इसकी चुंबकशीलता उच्च होती है ना। ये आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला। चुंबकशीलता उच्च होती है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों? इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है ना। नर्म लौह चुंबक में क्या होता है? चुंबकशीलता उसकी उच्च होती है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा। रिटेंटिविटी निम्न होती है। रिटेंटिविटी, ओके, रिटेंटिविटी कम होती है, मतलब निम्न होती है। ओके, चौथा पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? कि इन्हें चुंबकीय एवं विचुंबकित करना आसान होता है ना। इन्हें चुंबकित तथा विचुंबकित है ना, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना क्या होता है बच्चों? आसान होता है। आसान होता है, मतलब इसको चुंबकित करना, जल्दी चुंबकित हो जाएगा और जल्दी विचुंबकित हो जाएगा, है ना। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से बच्चों, उदाहरण के तौर पर जो है तो कौन कौन से मटेरियल है उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर बता रहा है बच्चों कि ये हमारे पास उदाहरण के तौर पर क्या होते हैं? निकिल होता है ना, कोबाल्ट होता है, ठीक है, ये जल्दी चुंबकित और विचुंबकित हो जाते हैं। टंगस्टन होता है, ओके, टंगस्टन होता है। फिर क्या होता है ना, टंगस्टन होता है और एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है आदि, ठीक है। इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों? उपयोग कहाँ पे करते हैं? उपयोग, है ना, उपयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों? ट्रांसफार्मर में करते हैं। ओके, ट्रांसफार्मर में करते हैं, नंबर एक। नंबर दो हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों? इंडक्टर में करते हैं, है ना, इंडक्टर में करते हैं। फिर हम लोग कहाँ पे करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक रिंगर में करते हैं। इलेक्ट्रिक रिंगर या रिंग, है ना, हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में क्या होता है, इलेक्ट्रिक रिंग होती है, उसमें हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ। अब हम लोग देखते हैं बच्चों कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ को, यहीं पे देख लेते हैं। नंबर दो, कठोर
लौह चुंबकीय पदार्थ। ओके, तो लौह जो होता है, नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ ये होता है बच्चों, है ना, इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत ज्यादा होती है, चुंबकशीलता उच्च होती है, हिस्टैरिसीस लॉस कम होता है, रेडिएटिविटी निम्न होती है, इन्हें चुंबकीय तथा विचुंबित करना आसान होता है। कौन कौन से होते हैं? निकिल, कोबाल्ट, टंगस्टन, एल्युमिनियम। और इसका उपयोग कहां पे करते हैं बच्चों? ट्रांसफार्मर में ज्यादातर करते हैं, और इंडक्टर और रिंगर, इलेक्ट्रिक रिंगर में करते हैं। अब कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या कहता है बच्चों? ये क्या कहता है बच्चों? इसको देख लेते हैं। तो कहता है कि इनकी अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है बच्चों? उच्च होती है। इनकी, है ना, इनकी भी अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है, आपेक्षिक चुंबकशीलता उच्च होती है, नंबर 1 पॉइंट हो गया। ओके, होती है, ये बच्चों नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 1, अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च होती है। नंबर 2 लिख लेते हैं। नंबर 2 क्या कहता है? कि इसकी रिटेंटिविटी उच्च होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है बच्चों? उच्च होती है। थर्ड पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसमें हिस्टैरिसीस लॉस उच्च होता है। याद रखना बच्चों, दोनों में अंतर। कठोर में क्या होता है? रिटेंटिविटी उच्च होती है, हिस्टैरिसीस लॉस भी उच्च होता है। इसमें क्या होता है? हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है, रिटेंटिविटी कम होती है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? इसे चुंबकित एवं विचुंबकित करना क्या होता है बच्चों? कठिन होता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कि इसे चुंबकित करना, है ना, इसे, है ना, इसे चुंबकित तथा विचुंबकित करना कठिन होता है। अर्थात क्या कह रहा है बच्चों? कि इसको हम चुंबकित करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और अगर ये चुंबकित हो गया, मतलब मैग्नेटाइज हो गया, तो उसको विचुंबकित मतलब डीमैग्नेटाइज करना भी बहुत कठिन होता है। तो जो कठोर लौह चुंबक होता है बच्चों, उसमें चुंबक की प्रॉपर्टी लाना, मतलब चुंबकित करना, चुंबक गुण लाना बहुत कठिन होता है, जल्दी चुंबकित नहीं होता है, उसमें जल्दी चुंबक नहीं बनते हैं। यदि एक बार चुंबक बन गया तो जल्दी से वो विचुंबकित भी नहीं होगा, मतलब चुंबकित होना कठिन होता है और विचुंबकित होना भी कठिन होता है ना, मतलब डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज करना भी जो है तो इसमें दोनों कठिन प्रक्रिया होती है। ओके, इनकी जो धातुएं हैं उदाहरण के तौर पर हम लोग कौन सी देखेंगे बच्चों? तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ये धातुएं देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग बोलेंगे जो कोबाल्ट होता है बच्चों, है ना, जो कोबाल्ट होता है उनको चुंबकित और विचुंबकित करना बहुत कठिन होता है। और कौन कौन सा होता है बच्चों? कोबाल्ट और उनकी मिश्र धातुएं, कोबाल्ट और कोबाल्ट के मिश्र धातुएं जितनी भी होती हैं, जैसे निकिल हो गया अपना, है ना, निकिल हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं क्या होती है? चुंबकत तो होती हैं, लेकिन बहुत समय लगता है चुंबकित होने में, और जैसे चुंबकित हो गई तो विचुंबकित करना भी थोड़ा सा क्या होता है बच्चों? कठिन होता है। ओके, और इनका हम उपयोग कहां पे करते हैं ये देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट। तो इनका जो उपयोग होता है बच्चों, है ना, इनका जो उपयोग होता है वो हम लोग कहां पे करते हैं? तो स्थायी चुंबक बनाने में, है ना, इनका उपयोग हम कहां पे करते हैं बच्चों? स्थायी चुंबक बनाने में। ओके, स्थायी चुंबक बनाने में इसका उपयोग करते हैं, और लाउड स्पीकर बनाने में, लाउड, है ना, लाउड स्पीकर बनाने में, है ना,
क्या करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने में और लाउड स्पीकर बनाने में इनका उपयोग करते हैं। तो ये रहा बच्चों आज की क्लास, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को देखा है ना। पहले हमने देखा बच्चों भंवरधारा हानि क्या हो, सबसे पहले हमने देखा हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, भंवरधारा हानि क्या होती है, फिर हमने देखा बच्चों रिटेंटिविटी क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया है। अब मैं शॉर्ट में आप लोग को बता दूं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं है ना, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनकी जो क्या होती है, रिटेंटिविटी जो होती है, जो उनका अपेक्षिक चुंबकशीलता होती है बच्चों, कितनी होती है, एक से ज्यादा या एक से कुछ ज्यादा, ठीक है। फिर जो हमारे पास में दो होते हैं, दूसरा नंबर होता है बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं बच्चों, उसकी कितनी होती है, एक से कम होती है, ये याद रखना है। और जो तीसरा होता है वो होता है बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना, लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। इसकी जो अपेक्षित चुंबकशीलता होती है वो हजारों में होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोर हम लौह चुंबकीय पदार्थ का बनाते हैं। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, अनुचुंबकीय की अपेक्षिक चुंबकशीलता कितनी होती है, एक से ज्यादा होती है, एक से थोड़ा ज्यादा होती है, प्रतिचुंबकीय की एक से कम होती है, और लौह चुंबकीय हजारों में होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, नर्म लौह चुंबकीय पदार्थ और कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्लास जो है आज यहीं तक, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे बच्चों, है ना। कल हम लोग जो है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को और पढ़ेंगे, और कल नहीं तो परसों से हम लोग सेल वगैरह बैटरी वगैरह पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो बहुत बढ़िया जो है तो एक नया चैप्टर आने वाला है कल के क्लास के बाद जो है तो ये चुंबकीय पदार्थ वाला जो चुंबक का जो चैप्टर था वो खत्म हो जाएगा, और परसों से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेल क्या होता है, बैटरी क्या होती है ना, प्राइमरी सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें अब हमारी इंटरेस्टेड चीजें आगे धीरे धीरे आने वाली हैं। ओके बच्चों, तो यदि इस चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों, और यदि ये चैनल में आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और भी बच्चे देख सकें बच्चों। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।